दोस्तों, रेलवे मैथ्स पीवाई की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज ये मैथ सेट का तीसरा कंप्लीट कल हो चुका था, आज चौथा सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेट नंबर 4 को। और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी का है, जो प्रीवियस ईयर में है। हम सारे क्वेश्चन को मिला के दे रहे हैं, एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, वो सारे क्वेश्चन को हम उठा के आपको दे रहे हैं, ताकि आप भी इस क्वेश्चन को देख सके, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 12 अधिक है। देखिए, कोई संख्या है एक्स है। क्या है? कोई संख्या एक्स है। एक्स का 4/5वां भाग उसके 3/4 से 12 अधिक है। कोई संख्या एक्स थी, एक्स का 4/5वां भाग उसके 3/4 भाग से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो 4×4 16x माइनस 4×5 20, तो 4×5 20 हो गया, तो 4 3×5 15x बराबर 12। इसको क्या लिख सकते हैं? x/20 बराबर 12। तो x का मान क्या आ गया? 20×12, 240 आंसर। बस क्वेश्चन को समझने का खेल है। क्या बोलता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक संख्या का 4/5वां भाग, 4/5वां भाग लिख लिए। उस संख्या के 3/4 से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है। बस 12 अधिक है, तो इस समीकरण को हल कर दिए। 16x माइनस 15x/20 बराबर 12। तो x का मान आ गया 20×12 240। तो आपका आंसर हो जाएगा 240 आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। टोटल 30 क्वेश्चन है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। x/y बराबर 4/9, 9x प्लस 4y रेशियो 18x प्लस 3y का मान निकालना है। जहाँ ये है ना, जब इस तरह का रेशियो का मान दिया रहे, दो एक्स वाई का मान, और इस तरह से निकालना हो, तो x और y का मान उस पर उसका पुट कर दीजिए। x और y का मान जो भी हो वहाँ पुट कर दीजिए। क्या बोला? 9x प्लस 4y अपॉन 18x प्लस 3y। तो देखिए 9x का मान क्या है? x का मान क्या है? 4। तो 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4। y का मान क्या है? y का मान क्या है? देखिए 9। तो 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 18 लिख दिए। x का मान क्या है? 4 है, तो 4 गुना कर दिए प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या है? y का मान क्या है? 9, तो 9 लग दिए। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 चौक 36, 9 चौक 36 अपॉन 18 चौक 72, 9 तिया है 27। देखिए क्या आता है? 36 और 36 कितना होता है? 72 अपॉन 72 और 27, 7×2 7×2 72/99 काटिए 3 बार से, 24 बार में, 3 बार में, 33 बार में। आ गया आंसर आपका। फिर से देखिए, 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 11 बार में। आ गया क्या आंसर? 8/11। यही आपका आंसर हो गया। 8/11 कितना है? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 टिक लगा दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलता है 4 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? चलिए, 3 संख्या ले लीजिए। मान के चलिए, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। अब कुछ वैल्यू में रख लीजिए, जिससे कि आराम हो काटने के लिए। बोल क्या रहा है? पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। मानिए यहाँ पे 2x, सी का मान तीसरी संख्या 2x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 3 गुनी मतलब 6x। और एक लाइन ये भी बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी भी है, तो यहाँ क्या होगा? अगर दुगुनी होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? 3x, तभी ना इसका दुगुना 6 होगा। हो गया। पहली संख्या आपका निकल गया 6x, दूसरी संख्या निकल गया 3x, तीसरी संख्या निकल गया 2x। अब क्या बोल रहा है? यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, अब तीनों संख्या का औसत कैसे निकालेंगे? टोटल पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, टोटल योग बटे टोटल कितनी संख्या? 3 बराबर कितना दिया हुआ? 880 लिख दिया। 6×3 9, 6x प्लस 3x 9x, 9x प्लस 2x 11x अपॉन 3 बराबर क्या लिख दीजिएगा? 880। 11 से काटिए 80 टाइम्स, तो x का मान क्या आ जाएगा? 80 × 3
80 गुना 3 बराबर क्या आ गया 240। इसका तो मान 240 आ गया था, पूछ किस का रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी एबीसी में आपको क्या दिख रहा है 6x दिख रहा है या 3x या 2x, तो सबसे छोटी संख्या हो गया आपका 2x। तो 2x का मान निकाल लीजिए, 2x का मान क्या हो जाएगा, 2x का मान क्या लिखे हैं 240, तो 2 गुना 240 क्या हो जाएगा 480, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन रेलवे पूछता है, छोटी छोटी गलती के कारण आप लोग थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं, गलती मत कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 प्लस 3 ऑफ 8 माइनस 4 अपॉन 27 माइनस 3 ऑफ 8 माइनस 4। यहाँ जब भी देखिए ना ऑफ का जब बात हो तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया किया जाता है, ठीक है, तो आप कीजिए ऑफ का क्रिया पहले। 25 प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑफ है ना, तो ऑफ को मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है, ऑफ माइनस 4 अपॉन 27 माइनस 3 ऑफ 8 माइनस 4। और जब ई ये छोटी ब्रैकेट दे दे तो पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा, ऑफ का पहले मत कीजिएगा। तो देखिए 25 ऊपर वाला लिखते हैं 25 प्लस 8 और 3, 8 3 या 24 माइनस 4 अपॉन 27 माइनस 3 ऑफ 8 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 4, तो 25 और 24 क्या हो गया 49 माइनस 4 अपॉन 27 माइनस 3, 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12, 49 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 45, 27 में से 12 जाएगा क्या बचेगा 15, इस कितने बार में कट जाएगा 3 बार, 3 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब भी 4 दिया रहे ना तो यहाँ पर 4 का क्रिया कीजिएगा उसके बाद, और जब 4 और ब्रैकेट दिया रहे तो पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा उसके बाद 4 का क्रिया कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है इसका सरलीकरण करना है। 12.25 प्लस 7/8 और 56 माइनस 9 अपॉन 25 डिवाइड 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 12.25 है, 12.25 प्लस 7/8, 8 से कितना बार में कटेगा 7 बार में, 7 7 49, 49 में से 9 डिवाइड कीजिए, फिर 25 ये कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो क्या लिख सकते हैं 5 गुना 10.25 प्लस 10/9। देखिए 7/2 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ना 10, तब 5 2 पचे 10, तो 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 8 हो गया -2। अब जैसा लिखा है एजीटी लिख दीजिए, 12.25 है 12.25 लिख दीजिए, प्लस 49 में से हो जाएगा क्या बचेगा 40 बचेगा, 40 लिख दीजिए, अपॉन है तो अपॉन कर दीजिए, और इसको गुना कीजिए, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 10 पचे 50 और 1 51, 5 गुना 10.25 कीजिएगा तो क्या आएगा 51.25 प्लस 10/9, 35 में से हट जाएगा क्या बचेगा 27/10, 10 से 10 कट गया, 9 तिया ही 27, यहाँ क्या आएगा -2। फिर देखिए 40 और 12 क्या आ जाएगा, 40 द्वारा 52.25 अपॉन 51.25 प्लस यहाँ क्या है 3 -2, क्या लिख सकते हैं 52 ऊपर जैसा है सेम टू सेम लिख दीजिए, 51.25 में से यहाँ 3 से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, तो 51.25 प्लस 1 क्या होगा 52.25, ये दोनों कट गया क्या बचा 1, आंसर हो जाएगा आपका। सिर्फ जो जैसा कहा गया उसी तरह करते जाइए, आंसर आता जाएगा। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, पहले जब क्वेश्चन देखिए तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए, बन जाए तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछा जाएगा। एक आदमी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन से 420 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करता है का यात्रा करता है और 50 किलोमीटर की गति से गाड़ी से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। देखिए एक औसत गति का फॉर्मूला होता है, उसको याद रखिए। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए दूरी कितना तय किया गया है 420 पहले किया था जाने में, फिर आने में 420 किया, तो दोनों जुट जाएगा। टोटल समय कितना लगेगा, पहले बार 420 बटे 75, फिर 420 बटे 50, इतना समय लगा होगा। 0 0 काटिए, इसको काटिए 5 से 15 बार में,
इसको 5 × 8 = 40, 5 × 20, ठीक है। 5 से फिर काटिए, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 से 28। ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है भाई रहने दीजिए। 420 और 420 ऊपर, ऊपर वाला 420 ऊपर 420 क्या हो जाएगा, जुट के 840 हो जाएगा अपॉन यहाँ है 28/5 प्लस 42/5। इसको जोड़िए, 840 ऊपर 5 से ऊपर चला जाएगा, 42 और 28 क्या हो जाएगा, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 14 बार में कटेगा। फिर 14 6 84, 60 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा कैसे किए हैं। टोटल औसत गति क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल तय की गई दूरी कितनी थी, 420 किलोमीटर इधर, 420 किलोमीटर इधर, 840 किलोमीटर। और टोटल समय कैसे निकला, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो टोटल की गई दूरी कितनी थी, 420/75। चाल यही है ना, तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय क्या होगा, चाल होता है ना। समय क्या होता है, D/S। तो 420/75, फिर 420/50, क्या टाइम है, टाइम इसका लगा 28/5, फिर 42/5। तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घनाव की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना दी हुई है, तो घनाव से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। दो फॉर्मूला याद रखिए, एक घनाव, घनाव का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। चलिए बस यही इसी चीज को बैठाना है। इसमें लंबाई घनाव का कितना दिया हुआ है, 27, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 21, और घन की भुजा कितनी दी हुई है, 3, 3 का क्यूब। पूछ रहा है कितना घन आ जाएगा, तो x आ जाएगा। चलिए बस इसको सॉल्व कर दिए, 27 × 18 × 21, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × x। 3 का क्यूब को लिख सकते हैं ना, 3 बार क्यूब, 3 बार 3, तो 3 6 18, 3 दूनी 3 7 21, 3 9 27, 9 6 54, 54 × 7, 7 चौक 28, 35 2 37, 378 घन बनाया जा सकता है। कितना घन बन सकता है, 3 सेंटीमीटर का कितना घन बन सकता है, 378 घन बन सकता है। समझ गए होंगे। फॉर्मूला याद रख लीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। तो पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए सकते हैं, तो घनाभ का आयतन उसी के बराबर घन का आयतन गुना एक्स। तो एक्स का मान जो आएगा उतना घन बनाया जा सकता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। यदि ए डी बी सी पर लंबवत है तो ए डी इनमें से किसके बराबर है। देखिए एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज के बराबर है। ये 90 डिग्री है, ए है, बी है, ये सी है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। और क्या करा, ए डी बी सी पर लंब है, तो ए डी बी सी पर लंब डाल दीजिए, ये हो गया। तो इनमें से किसके बराबर है ए डी का मान। एक फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी सी का मान निकल जाएगा, एच का मान निकल जाएगा, बी सी का मान क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर का 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा, 36 और 64 अंडर रूट 100। तो बी सी का मान क्या आ गया आपका, 10। तो इधर पूरा 10 है। देखिए एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज से ए सी बी से इसका क्या हो जाएगा, ए 8 × 6, ए बी सी से, ए बी सी देखिएगा ना, इधर से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, या इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, या इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल तो बराबर आना चाहिए। तो 1/2 × 8, ये वाला 8 और इधर वाला 6 सेंटीमीटर। इसी तरह इधर वाला देखिए, इधर से भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है ना, क्योंकि बीच पे 8 पे लंब है, एडी लंब है बीसी पे। तो इधर से भी हाफ, बीसी का मान 10 और एडी का मान निकालना है, तो एक्स दे दीजिए। तो हाफ से हाफ कट गया,
देखिए, तो 48, 6 × 8 = 48 बटे 10, 10 इधर वाला 10 इधर आ गया, तो एक्स का मान क्या आ गया 4.8 सेंटीमीटर। बस यही करना, इस इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बात बराबर ही पड़ता है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, एडी का मान बीच से निकल जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को क्रम से 40 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे कुछ दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और बी नौकरी छोड़ देता है। ए शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन काम किए। देखिए, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ए 40 दिन में काम कर ले रहा है, बी 60 दिन में काम कर ले रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 40 और 60 का एलसीएम। 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। ये टोटल वर्क है। अब देखिए, तो टोटल वर्क 120 है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या है, तो ए एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया, बी एक दिन में काम कितना किया, 2 काम किया। ये निकलता कैसे है, एफिशिएंसी निकलता है टोटल वर्क बटे कितने दिन में किया गया काम, उसके द्वारा ए के द्वारा कितने दिन में या बी के द्वारा कितने दिन में काम किया गया, जो आएगा वही उसका एफिशिएंसी होता है। ये का हो गया, फिर बी का निकल गया 120/60 दो। तो इसी तरह जब एफिशिएंसी निकल गया, उसके बाद अब देखिए मेन क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है, ए शेष काम 10 दिन में पूरा करता है। ये जो है ना, जब ए और बी पहले तो सब बराबर तरीके से काम कर रहा था दोनों मिलके, फिर क्या कि बी छोड़ दिया। बी जब छोड़ दिया, जब तक बी नहीं छोड़ा था तब तक तो ए और बी साथ काम कर रहा था ना। जब तक बी नहीं साथ छोड़ा था, ए भी काम कर रहा था। जब जब काम छोड़ दिया, तो उसके बाद भी ए कितने दिन काम किया, शेष काम 10 दिनों में पूरा किया। तो 10 दिन पूरा किया, 10 दिन में, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 × 3 30 काम। 30 काम। अब ए अकेले काम किया था, तो टोटल काम था 120, जिसमें 30 काम ए अकेले किया, तो बचा हुआ काम कितना था, 90। यही 90 काम दोनों मिलके ना किया है, ए और बी। तो यही ए और बी 90 काम दोनों मिलकर किया है, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 90/5, तो क्या हो जाएगा, 18 दिन। मतलब ए और बी पहले जो काम किया था ना शुरू में, 18 दिन साथ में काम किया था। तो वही पूछ रहा है, बी कितने दिन काम किया है, 18 दिन काम किया है। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, ये पिछला सेट था, एक दो सेट में, उसमें भी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का फिर आया है, आप समझिए। और इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, और हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार समझ जाइएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ लोगों के से तो तुरंत बन जाता होगा, क्योंकि उनका प्रैक्टिस है, और जिन लोगों से नहीं बन पा रहा है, वो एक बार समझ लीजिए, उनसे भी फिर आगे नहीं छूटेगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 7 अंक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए ना, तो जब m को 8 से विभाजित करते हैं, रिमाइंडर क्या रहा, रिमाइंडर 5 आ रहा है, ध्यान रखिए। उसी तरह जब भी फिर उसके बाद बोल रहा है ना कि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा, रिमाइंडर। तो बस करना क्या है, जो यहाँ रिमाइंडर आया 7, उससे गुना कर दीजिए, m का मान 7 है, तो यहाँ 7 से गुना कर दीजिए, फिर 8 से भाग दे दीजिए, तो 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35/8। तो 8 से 35 में भाग दीजिए, 8/35 क्या आ रहा है, 8 × 32, रिमाइंडर 3। अब रिमाइंडर क्या आया, 3, वही आंसर, 3 आंसर आपका हो जाएगा। समझिए फिर से क्या है। जब बोल रहा है कि m को 8 से विभाजित किया जा रहा है, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, ये रिमाइंडर है। फिर 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 7 से गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिमाइंडर में भी 7 से गुना कीजिए, उसके बाद 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एंगल C 90 डिग्री है। यदि AC 8 सेंटीमीटर है तो AB का मान निकालिए। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये
समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक को 90 डिग्री है, एक को 90 डिग्री है, इसमें सी 90 डिग्री, ये सी 90 डिग्री है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्या बोल रहा है, सी 90 डिग्री है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ए बी का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, तो एक फार्मूला पढ़े होंगे पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, तो पी का मान 8 है, बी का मान भी 8 है। 8 क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बैठा दीजिए 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, एच मतलब ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 प्लस 64 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 128। अंडर रूट 128 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 गुना 2, तो 64 एक 64 8 बाहर आ जाएगा, 64 64 अंडर रूट क्या होता है 8, 8 बाहर आ गया, अंडर रूट अंदर चला गया, अंडर रूट अंदर ही रह गया, तो ए बी का मान निकल गया 8√2। इसका मान क्या निकल गया 8√2। यही आपसे पूछ रहा है कि ए बी अंडर रूट, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है 8√2, 8√2 सेंटीमीटर। समझ गए। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी ए सी और बी सी बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो ए बी निकालना है, पाइथागोरस फार्मूला बैठा दीजिए, निकल जाएगा आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, ए बी प्लस बी बराबर 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आपको यहीं पे इसका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68। अगर ध्यान से देखिए, ए का मान अगर 8 रखें और बी का मान 2 रखें, तो क्या ये पहला समीकरण फुलफिल कर रहा है। देखिए तो ए प्लस बी बराबर 8 प्लस 2 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है। फिर दूसरा समीकरण फुलफिल कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 8 रखें तो 8 का स्क्वायर, बी का मान 2 रखें तो 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 68। हाँ भाई, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों फुलफिल कर रहा है। तो बस जब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों फुलफिल कर रहा है तो ए का मान 8 है और बी का मान 2 है, इस पर पुट कर दीजिए। तो 8 का क्यू प्लस 2 का क्यू, 8 का क्यू क्या होता है 512 और 2 का क्यू क्या होता है 8, 512 8 520 आंसर। यही आपका आंसर हो गया। बस थोड़ा समझने का देरी है, तो एग्जाम हॉल में अगर इसी तरह करना है, अगर नहीं तो फिर तो आपको फिर ए बी निकालना होगा, ए प्लस बी से ए बी निकालने के बाद इस तरफ बैठाना होगा, जैसे कि ए प्लस बी दिया हुआ है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 68, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से निकालने के बाद ए बी निकलेगा आपका, फिर ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर बैठाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 500 रुपये पड़ती है। देखिए एक प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस वाला छूटेगा नहीं। क्या होता है मार्क प्राइस, क्या होता है देखिए मार्क प्राइस गुना 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर CP गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। देखिए इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मार्क प्राइस निकालना है। डिस्काउंट कितना दिया है 20% का, 100 माइनस 20%। CP दिया हुआ है कितना 500 रुपया। पूछ क्या रहा है कितना लाभ हो रहा है 8% का, 100 प्लस 8%। तो देखिए मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस गुना 80%, परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा, 500। 100 प्लेट 8 है तो 108 लिख सकते हैं, 108%। परसेंट है नीचे आ गया 100 आ गया, परसेंट गया ना, ये परसेंट गया नीचे 100 आ गया, तो 100 इधर वाला 100 इधर वाला 100 कट गया। ये 0 से
तो ये 0 कट गया। 8 से देखिए काटिए इसको, 2 बार में पहले काटिए, 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 2 से काटिए इसको, तो 2 पचीसा है 50। तो मार्क प्राइस का आ गया आपका तो 25 गुने 27। 25 गुना 27 कीजिए, 25 गुना 25 प्लस 2, 625 प्लस 50, 675 रुपया मार्क प्राइस आ गया। यही निकालना था। देखिए 675 रुपये कितना है। बस इस फार्मूला को ध्यान रखिए। मार्क प्राइस क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर CP गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये फार्मूला याद रखना है, बस आगे दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 15 नंबर, दो संख्याओं का योग और उनके अंतर, ये दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या है, एक A है और दूसरी संख्या B है। दोनों का योग क्या बोल रहा है, A प्लस B, उनके अंतर का 5 गुना है। अंतर A माइनस B, इसका 5 गुना, यही बोल रहा है पूरा क्वेश्चन। बस अब इसको गुना कर दीजिए। A प्लस B है तो A प्लस B रहने दीजिए। 5A माइनस 5B, A को इस साइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5A प्लस A। 5B को इधर कर दीजिए, क्या होगा 5B प्लस B। 6A बराबर ये देखिए 5A को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4A। ये A को इधर कर लीजिए, A माइनस 5A बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस 5B माइनस B। तो A माइनस 5A क्या होगा माइनस 4A, माइनस 4A का मान क्या होगा माइनस 6B। माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2A बराबर 3B। A और B का रेशियो क्या निकल गया 3/2। बस 3/2 निकल गया। बोल क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या 24 है। ये दोनों सबसे छोटी संख्या क्या लिख रहा है, B दिख रहा है, जिसका अनुपात 2 है। 2 का मान 24 दिया हुआ है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 12। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 का मान क्या होगा, 3 गुना 12 बराबर 36। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 36 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 24। देखिए 36 ऑप्शन में है, हाँ ये है। देखिए सीधा फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या है कि दो संख्या दिया हुआ A है और B है। क्या बोल रहा है A प्लस B जो है दोनों संख्याओं का योग, उसके अंतर का 5 गुना है, तो 5 गुना कर दिए। अब बस करना क्या है, बस जो गुना है उसको गुना कर दीजिए और A प्लस बी लिख दिए। 5A माइनस 5B गुना कर दिए। एक 5A को इधर कर दिए, क्या हो गया A माइनस 5A। B को उधर कर दिए, माइनस 5B और माइनस B हो गया। तो इसको A माइनस 5A क्या हो जाएगा माइनस 4A, माइनस 5B और माइनस B क्या हो जाएगा माइनस 6B। A और B का रेशियो इससे निकल जाएगा 3/2। जब 3/2 इसका रेशियो निकला है तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या 24 है। आप यहाँ देखिए A और B के रेशियो में छोटी क्या है 2 है, तो 2 का मान 24 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुने 12 36 हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक कार्यालय में पूरे कार्य कर्मचारियों का औसत वेतन 3560 रुपया है। अधिकारियों का औसत वजन 5400 रुपया प्रति माह और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 रुपया प्रति माह है। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या क्या होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखे ना तो एलिगेशन मेथड यूज कीजिए। क्या एलिगेशन मेथड यूज कीजिए। एलिगेशन मेथड क्या होता है भाई, तो देखिए इधर कर्मचारी है, मतलब एक संख्या इधर होता है, दूसरी संख्या कोई एक कार्य है, दोनों कार्य है, इन दोनों के बीच का एक कार्य होता है, जो इन दोनों के बीच का कार्य यहाँ लिखा जाता है। तो फिर इन दोनों के जो अंतर निकलते हैं वो टोटल इसका रेशियो बताता है कि कौन क्या है। तो बस यही करना है। देखिए कार्यालय में पूरे कर्मचारियों का औसत कितना दिया हुआ है, मतलब टोटल दिया हुआ था। टोटल कहाँ लिखाएगा, बीच में लिखाएगा। कितना लिखा हुआ है 3560, 3560। अब इधर देखिए अधिकारी, यहाँ अधिकारी है, अधिकारी है और यहाँ गैर अधिकारी है, यहाँ गैर अधिकारी है। अधिकारी का वेतन क्या है 5400 रुपया और गैर अधिकारियों का वेतन क्या है 2600 रुपया। इन दोनों का अंतर निकालिए। एलिगेशन में क्या होता है, जो बड़ा होता है उसे घटा देना है। 3560 में 3600 घटाइए, क्या होगा 0 में से जाएगा 0, 10, 6 में से 0 जाएगा 6, 15 में से 6 जाएगा 9,
बस यहाँ देखिए क्या होगा, 5400 में 3500, ये 5400 में 3560 घटाइए क्या होगा, 0 में से 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। बस इन दोनों का जो अनुपात आएगा देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काटिए, 24 चौक 96, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 24, फिर देखिए दूसरे बार में काटिए 12, दो बार में 27। अब बोल रहा है ना कि यदि अधिकारियों की संख्या 12 है, यही देखिए यहाँ अधिकारी की संख्या कितनी है, 12 है। अधिकारी का रेशियो या संख्या यही बताता है, और यही गैर अधिकारी का रेशियो और संख्या ये बताता है। तब अधिकारियों की संख्या या अनुपात में 12 आ रहा है, यहाँ भी दिया हुआ 12, तो गैर अधिकारियों की संख्या 12 यूनिट बराबर 12 दिया हुआ है, तो गैर अधिकारियों की संख्या 23 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बस एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी दिया रहे ना कि एक ऐसा समूह है जिसमें टोटल दिया रहे और दो भाग में अलग अलग करके दिया रहे, तो वो क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन से बनाइए, ताकि वो मेथड जल्दी यूज में हो और आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो यहाँ देखिए एक कार्यालय था जिसमें अधिकारी और गैर अधिकारी हैं। टोटल जो वेतन है 35,600, 35,60 टोटल है, तो टोटल को बीच में लिखेंगे, और अधिकारियों का वेतन और गैर अधिकारियों का वेतन ये है, तो यहाँ ये लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए अंतर करके, यहाँ 960 आ गया, इस बड़ा वाले से छोटा वाले घटाइए, फिर यहाँ भी बड़े वाले से छोटे वाले को घटाइए, जो अंतर आएगा वो अधिकारी के सामने अधिकारी का रेशियो आएगा, गैर अधिकारी के सामने गैर अधिकारी की संख्या का रेशियो आएगा। बस यही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, एक कोठी में पुरुष और महिलाओं के अधिकारियों का अनुपात 4:7 में है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी दूसरी कोठी में स्थानांतरित किया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है। तो कोठी में स्थानांतरण होने से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह क्वेश्चन दिखे तो एकदम आराम से देखिए क्या करना है, अनुपातिक राशि x मान लीजिए, पहले पुरुष कितने थे 4, महिला कितनी थी 7, यहाँ 4x अपॉन 7x। महिला जो है, पुरुष कितना गया है बाहर 50, महिला कितना गई है 100, तब अनुपात कितना हो जाता है 7:12। बस x का मान निकाल लीजिए, बस उसी से आंसर निकल जाएगा आपका। x का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 चौक 48x माइनस 50 गुने 12 बराबर 7 गुना 7 49x माइनस 7 गुना 100 700, 12 चौक 48x और यहाँ 49x, इधर देखिए माइनस 50 गुने 12 माइनस 700, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 700, यहाँ 49x है, यहाँ 48x इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस 48x। इसको लिख सकते हैं 600 माइनस 600 प्लस 700 बराबर 49 माइनस x लिख सकते हैं। तो x का मान क्या आ गया माइनस 600 प्लस 700 क्या हो जाएगा 100। अनुपातिक राशि तो निकल गया, मतलब पहले पुरुष कितने थे 400 हो जाएंगे और महिला कितनी थी 700 हो जाएंगे। ये पहले पुरुष हो गया और पहले महिला हो गई, पहले महिला कितनी थी 700। पूछ क्या रहा है, कोठी के स्थानांतरण होने से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या क्या थी, तो 400 थी। बस यही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा माइनस 3 sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा। जब इस तरह क्वेश्चन साइन कोस का फॉर्मूला दिखे ना, तो थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए 0 से 90 डिग्री के बीच में, सिर्फ उसमें इन्फिनाइट ना आए, इसका ध्यान रख जाए। देखिए थीटा का मान हम 0 रखते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 sin 0 डिग्री साइन 6 0 डिग्री प्लस कॉस 6 0 डिग्री माइनस 3 साइन 4 0 डिग्री प्लस कोस 4 0 डिग्री। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, कोस साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 प्लस कोस 0 डिग्री का मान 1 माइनस 3 साइन 0 डिग्री का मान 0 कॉस 0 डिग्री का मान 1।
तो क्या हो गया 2 प्लस 1, 2 माइनस 3 गुना 1, 3, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 जाएगा, क्या बचेगा -1, -1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको तोड़ के बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपका बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा है वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 बराबर 194, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर दिया हुआ है आपका 194। आप हमेशा ध्यान रखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू कैसे निकलेगा। एक्स प्लस एक्स का होल क्यू -3 एक्स प्लस 1/x इसका फॉर्म होता है। तो आपको निकालना क्या है, एक्स प्लस 1/x निकालना है। तो चलिए इससे एक्स प्लस 1/x निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू द पावर, इधर भी +2 कीजिए, इधर भी +2 कीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर बराबर +2 बराबर 196। तो ये हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया 196। तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 14। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा ना, √196 का क्या हो जाएगा 14। इसी तरीके से इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका निकल गया 14, तो एक्स प्लस 1/x भी आपका क्या आ जाएगा 14 और 2 क्या होगा 16, तो √16 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1/x क्या निकल गया आपका 4। बस इसी तरह करना है, जैसे इस तरह किए थोड़े, इसी तरह यहाँ भी करना है। तो जब एक्स प्लस 1/x 4 निकल गया तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एक्स क्यू प्लस 1/x के लिए 4 का क्यू -3 गुना 4, तो क्या होगा 64 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 52। समझ गए क्या किए, फिर से समझ लीजिए क्या है। एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का मान दिया हुआ है 194। हमको निकालना क्या है एक्स प्लस 1/x, तो कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ दो दो जोड़ दीजिए, एक्स टू द 4 प्लस 1/x टू द 4 +2, इधर भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ये किसका फॉर्म है, एक्स टू द 4 प्लस 1/x टू द 4 +2 किसका मान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इधर गया तो √196 हो जाएगा, √196 की है, तो √196 का मान क्या हो जाएगा 14। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 आ गया, तो एक्स प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर 4 आ गया तो एक्स प्लस 1/x -3 इंटू एक्स प्लस 1/x क्या हो गया 64 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 52। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए ये सरल करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सरल करके आप कमेंट में आंसर करें। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आप कोशिश करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। √1225 गुना √32 -x बराबर 70x, इसका मान निकालना है आपको। पहले कुछ देख लीजिए, 1225 का मान क्या होता है 35 होता है। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1225 गुना √32 भागा x बराबर 70x। ये क्या हो गया 1225 को क्या लिख सकते हैं 35, √32 डिवाइड x को क्या लिख सकते हैं उसके बाद क्या 70x। 35 गुना 2, 70 बार में कट गया 35 का, 2 बार में 70 कट गया। अब देखिए अंडर रूट इधर है तो अंडर रूट इधर चल जाएगा, क्या बचेगा 32 भागा x को क्या लिख सकते, उसके बाद क्या होगा ये अंडर रूट इधर इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। 32/x बराबर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, 4 से 8 बार में, तो ये x इधर चल जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यू बराबर 8। तो एक्स क्यू का मान क्या हो जाएगा 2। साथ में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, आप पॉज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ आपका ही प्रैक्टिस होता जाएगा।
क्वेश्चन फंसे तो आप मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 384 है, उनका HCF 24 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं का युग्म बन सकता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों से छूट जाता है उस टाइम। बस ध्यान दीजिए क्या है। HCF है दो संख्याओं का योग, पहली संख्या ए मान लीजिए, दूसरी संख्या बी मान लीजिए। तो HCF है तो क्या होगा, पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी 24 भी। इन दोनों का योग कितना बोल रहा है 384, तो 384 लिख दिए। तो 24 ए है, 24 कॉमन लिए तो ए प्लस बी का मान 384। काटिए इसको, ये कटेगा आपका 16 बार में, ए प्लस बी का मान क्या हो गया 16। अब कितने युग्म बनेंगे, ये युग्म का बनाने का तरीका क्या है, ऐसी संख्या लेना है जो सह अभाज्य हो। ऐसी संख्या लीजिए जो सह अभाज्य हो। सहभाज्य क्या होता है, जिनका HCF एक हो, क्या हो, जिनका HCF एक हो। तो पहली संख्या क्या है, एक और 15, ये हो गया। दूसरी क्या हो जाएगी, 2 और 14 नहीं होगा, 3 और 13, फिर 5 और 11, 6 वाला नहीं होगा, 7 और 9। बस यही 4 संख्या पॉसिबल है जिससे इसके युग्म बनाए जा सकते हैं। और फिर देखिएगा 8 और 8 16 हो जाएगा। 9 देखिएगा वो भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 10 देखिएगा 10 6 वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो कट जा रही है। तो अभाज्य संख्या लेना है। तो ऐसी कितनी युग्म बनेंगे, 4 बनेंगे, 1 15, 3 13, 5 11, 7 9, जिनका योग 16 आ जाए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति वृत्ताकार तालाब का ठीक एक बार चक्कर लगाता है, यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है तो तालाब के चारों ओर घूमने में उसे 700 कदम उठाना पड़ता है। तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तालाब है, ये वृत्ताकार तालाब है। एक व्यक्ति ऐसा है ना, ये व्यक्ति है, ये क्या करता है ना, इसका एक कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक कदम चलता है तो 44 सेंटीमीटर जगह छाप लेता है। और इस तरह से वो पूरा एक चक्कर लगाता है ना, तो ये पूरा एक चक्कर लगाता है तो 700 कदम चलता है। तो एक फार्मूला जानते होंगे आप, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, 2 × 22/7 गुना r। ये जो वृत्त की परिधि है ये कितना लंबा मीटर है, 44 सेंटीमीटर उसका पैर है और 700 कदम चलता है। तो सेंटीमीटर में r का मान निकल जाएगा, 22 × 2 44, 44 कट गया, r का मान क्या होगा 4900 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 49 मीटर। अब पूछता क्या है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त मतलब तालाब का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 49 × 49, 7 सते 49, 22 × 7 154 गुना 49, 9 चौक 36, यहाँ देखिए गुना कीजिए, 154 × 7 क्या होगा, 7 चौक 28, 7 35 37 के हिसाब से 3, 7 3 10, फिर 7 से गुना कीजिए, 8 7 56, 7 8 से 56 6 5, 7 7 49 और 5 4 4 बजे 5, 7 5 12, 2 7 1 8, मतलब 42 46, 7, यहाँ 7 हो जाएगा 42 और 46 क्या हो गया 72 46, क्या हो गया 72 और 46, आंसर हो गया आपका 72 75 46, आंसर हो गया आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अनिल कुमार ने 2400 रुपये का ऋण साधारण ब्याज सहित उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना साधारण ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपया भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एस आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटे 100। पी क्या है, पी क्या है यहाँ पे मूलधन है, आर क्या है रेट है, टी क्या है टाइम है। और यहाँ बोल रहा है ना रेट और टाइम बराबर है, बाय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट और टाइम बराबर है। चलिए तो बस मान बैठा देते हैं, तो ब्याज का दर निकले या टाइम निकले दोनों बराबर ही होगा। एस आई ये कितना हो जा रहा है, ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है 19,440। मूलधन क्या है 2400 रुपया, 24,000 रुपया। आर नहीं है तो आर को एक्स मान लीजिए, टी भी एक्स ही हो जाएगा बटे 100। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 से काटिए, 4 छक 16, 3 4 अठी 32, 2 4 छक 24, फिर 6 से काटिए, 4 छक 16, 3 4 अठी 32, 2 4 छक 24, ठीक है। फिर 6 से काटिए क्या होगा, 6 अठे 48 और 1। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का मान 81 आ गया, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा √81। तो मतलब 81 का मान क्या होता है 9। यही रेट है और यही टाइम है। अगर रेट पूछेगा तो 9%, अगर टाइम पूछेगा तो 9 साल। बस यही देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे, ब्याज की दर, ब्याज की दर क्या हो जाएगा 9%, क्योंकि रेट और टाइम दोनों बराबर दिया हुआ था इसीलिए। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए को काम पूरा करने से दोगुना दक्ष है। ये देखिए क्या है, समझिए, ये ए है, ये बी है। क्या कर रहा है, ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, अच्छा दोनों मिल के ए और बी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। बी और सी उसको 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, 30 दिन में पूरा कर दिया। बोल रहा है एक काम को पूरा करने में सी से दोगुना दक्ष है। ए और सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए सी से 2 गुना दक्ष है, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल वर्क कितना हो गया 60। ए और बी एक दिन का कितना काम हो गया 3 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। अगर दोगुना दक्ष है तो मान के चलिए ये 2 गुना दक्ष है किससे, सी से। तो 2 गुना दक्ष है, यहाँ टोटल 3 है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, बी एक दक्ष हो जाएगा। ये 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट हो जाएगा, यहाँ 1 यूनिट सी का है तो बी का कितना यूनिट हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। अब पूछ किसका रहा है, तो अकेले बी इसे कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 60 है, एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, टोटल 60 डेज आंसर आ जाएगा, मतलब बी टोटल 60 दिन में काम करेगा। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, ए कितने दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, ठीक है 20 दिन में कर सकता है। बी और सी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया। जब 60 आ गया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकलेगा कैसे, टोटल वर्क बटे लिया गया समय, तो 60 बटे 20, एफिशिएंसी क्या आ गया 3 आ गया। और फिर यहाँ देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 आ गया, और क्वेश्चन में दिया गया है ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी से 2 गुना है, तो सी का एफिशिएंसी क्या है 1 है और ए का एफिशिएंसी 2 है, 2 गुना हो गया। तो यहाँ देखिए 2 यूनिट ए का एफिशिएंसी है, 1 यूनिट सी का एफिशिएंसी है। अगर 2 यूनिट ए का एफिशिएंसी है तो बी का कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, 2 1 3। जब बी का एफिशिएंसी निकल गया तो बी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो बी टोटल काम को 60 बटे 1 मतलब 60 दिन में काम करेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10% और 8% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। जब इस तरह का देना क्वेश्चन तो इसमें एक फार्मूला लागू होता है, याद रखिए
प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, x% प्लस y% बटे xy बटे 100%। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो x का कितना हो गया 10% प्लस y कितना हो गया 8% प्लस 10 गुना 8 बटे 100%। बस यहाँ बैठा दीजिए। 10 और 8 कितना हो गया 18% प्लस 10 दहें 100। इसको क्या लिख सकते हैं 0.8%। 18.8% आंसर। ये क्या हुआ प्लस में, इसलिए वृद्धि हुआ, कमी नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 27 नंबर बोल रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना से घटाया जाए। देखिए आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। क्या होता है वर्गमूल निकालने का नियम, वो थोड़ा समझ लीजिए। पहले इसमें क्या घटाया जाए, तो इसमें आप 40 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। चलिए सीख लेते हैं, आप लोग वर्गमूल सिखाते हैं कैसे होता है। इसमें 40 घटाइए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना से घटाया जाए। तो इसमें 40 घटाइए, क्या आता है 60,0025। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। 60025 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, अंतिम से दो का जोड़ा बनाइए। जोड़ा बन गया, यहाँ से 2 बार में 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 उतर जाएगा, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, 2 2 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ जब भी उतरेगा जोड़ा साथ में उतरेगा, उतर गया। यहाँ कितना बार में 4 बार में लगाइए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, क्या हो गया 24, यहाँ हो गया 25, जो भी जोड़ा उतरेगा एक साथ उतरेगा। तो 44 और 4 क्या हो गया 48। अब यहाँ 5 बार में लगाइए, यहाँ पे 5 उतार दीजिए, 5 उतार दीजिए, तब क्या हो गया 5 5 25, तो 24 5, यहाँ क्या होगा 4 9 0। ये देखिए जो वर्गमूल आया आपका 245 का वर्गमूल है ये 60025। ये कट गए, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। यह इसका वर्गमूल है। इसी तरह वर्गमूल निकालने का तरीका है, अंतिम से दो का जोड़ा बनाना है। जो जोड़ा बनेगा उसको वो न्यूनतम संख्या से काटना है, 2 उतार के, जो कटेगा फिर ना माइनस करना है, जो बचेगा फिर टोटल जब तक 0 ना आ जाए तब तक उसको चेक इसी तरह करना है। और ध्यान रखिए यहाँ जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू इसका यहाँ टोटल वैल्यू का आधा होना चाहिए। ये मतलब इससे सिद्ध होता है कि आपका वर्गमूल सही निकाला गया है। मतलब इसमें अगर 40 घटाइएगा ना तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, एक वस्तु को 45,000 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने राशि में बेचना होगा। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 90% इजकल टू 45,000 रुपया। 10% लॉस में बेचा है तो क्या बेचा है 90% का बेचा है। 90% का मान दिया हुआ है तो 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45। एक बार 1% का मान दिया हुआ आपका 500, तो पूछ रहा है 15% लाभ, मतलब 15% क्या होता है 115% का मान पूछ रहा है। तो 115 गुना 500, 5 पचे 25, 5 और 2 7, ये हो गया 5, 0000 बैठा था 100, मतलब 15% लाभ पर बेचने के लिए आपको 57,500 रुपया में बेचना होगा। 57,500 रुपया में आपको बेचना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 24 28 से विभाज्य हो। मतलब 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या जो 6 14 और 28 से विभाज्य हो। तो 28 से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 14 जा 28, फिर 7 से कटेगा 3 1 2 टाइम्स
एलसीएम का क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 3 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूनी 84। तो 84 का मल्टीपल में होगा, लेकिन 500 से छोटी होगा, 500 से छोटी होगा। 5 से गुना करके देखिए, 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 840 है, और 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, 6 चौक 24, 8 सौ 48 2 50, मतलब 500 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा, सिर्फ 440 होगा। 500 छोटी सबसे बड़ी संख्या जो है, जो 6 14 28 से विभाज्य है, वो है 440। एलसीएम निकाल लेना है, और जो सबसे करीब होगा उसका मान आपको 84 के मल्टीपल में देख के पुट कर देना, वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो मीनार के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। देखिए एक मीनार ये है, एक मीनार यहाँ है, इन दोनों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है, 40√3 है। बोला पहले मीनार के शिखर का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से, पहले मीनार के शिखर का अवनमन कोण दूसरे मीनार के शीर्ष से देखने पे 30 डिग्री बनता है। अवनमन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर ऊपर देखता है ना, तब जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई नीचे वाला ये व्यक्ति यहाँ बैठा खड़ा है, अब यहाँ देखता है ना, तो ये जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होता है। जब ऊपर से नीचे को देखता है तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, मतलब ये 130 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है ना 1/√3, ये है 1/√3। अब देखिए ये अब इसका मान दिया हुआ है 40√3, मतलब √3 का वैल्यू दिया हुआ है 40√3, तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक यूनिट का मान 40, एक यूनिट का मान 40, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपका निकल गया 40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान आपको 40√3 दिया हुआ है, तब यहाँ इसका मान 40 निकल गया है, और टोटल कितना दिया 130, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच 90। अब यहाँ से यहाँ के बीच 90 है, और ये आयताकार भाग है, तो ये एक्स का मान क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर, मतलब पहले मीनार की ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर। चलिए ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन को आप, अभी ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें रेलवे हो गया, एलपी हो गया, इस तरह के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं इसमें लाके आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा, ताकि आपका मैथ्स का बेसिक अच्छा हो जाए और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए धन्यवाद, आगे हमारे साथ बने रहें।